लास्ट क्लास हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोग गुड्स का पूरा ट्रीटमेंट समझ लिए थे। आप लोग के लिए नोट्स आ रहा है थोड़ा देर में ही। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। क्या नाम है बोलिए? कंडीशन एंड वारंटी। टॉपिक का नाम बोलिए कंडीशन एंड वारंटी, जो दिया हुआ है सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। किस पे दिया हुआ है बोलिए? सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या बोलिए? कंडीशन एंड वारंटी। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, सिंपल सा बात पढ़े थे कि सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग ये सीखे सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, सबसे पहले सेक्शन बताइए। सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कि क्या ट्रांसफरशिप कर रहा है? ओनरशिप। किस फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है बोलो? गुड्स के फॉर्म में टू द बायर। अगर ट्रांसफर होता है तो सेल बोलते हैं, अग्रीज टू ट्रांसफर होता है तो अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। याद आ रहा है? तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। क्या नाम है बोलिए? कंडीशन एंड वारंटी। जब हम लोग ये कंडीशन एंड वारंटी पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कंडीशन एंड वारंटी क्या है। कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, ध्यान से समझिए। आपसे अगर मैं पूछूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितना पार्टी होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितना पार्टी होता है? 2 पार्टी होता है, यस और नो। एक कौन होता है? एक होता है सेलर, यस और नो, और एक कौन होता है? बायर। अब जब कभी भी गुड्स का खरीदा बेची होता है तो दोनों का कुछ स्टिपुलेशन होता है। क्या होता है बोलो? स्टिपुलेशन। क्या होता है बोलो? स्टिपुलेशन। सपोज करो बायर गुड्स खरीदने जा रहा है सेलर के पास, तो उसका क्या होगा? कुछ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, कि वो कैसा गुड्स चाहता है। आप जब गुड्स खरीदते हो तो आप नहीं बोलते हो आपका गुड्स कैसा होना चाहिए। आप कोई भी गुड्स खरीदते हो आप नहीं बताते हो कि ये गुड्स में ये चाहिए, मेरे को ये सामान चाहिए, और ये सामान में भी वो सामान कैसा होना चाहिए वो भी आप बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा गई फ़ोन कवर लेने, वो दुकानदार को बोल रही है मेरे को इस फ़ोन का फ़ोन कवर चाहिए, तो वो क्या दे रही है बोलो? स्टिपुलेशन। समझ आ रहा है? फिर वो बोलती है वो जो फ़ोन कवर होना चाहिए उसके पीछे बारबी का फोटो होना चाहिए। मतलब ज़्यादा क्लीशे हो गया बट ठीक है, मान लो वो ऐसे ही बोलती है कि बारबी का फोटो लगा होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके अंदर वो अलग अलग डेकोरेशन होना चाहिए। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं हम लोग का कुछ ना कुछ स्टिपुलेशन रहता ही रहता है, ठीक है। इसी स्टिपुलेशन को और एक नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम से जानते बोलिए? रिप्रेजेंटेशन। देखिए एग्जाम में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टिपुलेशन, क्योंकि ये लीगल वर्ड है। यू हैव टू यूज लीगल वर्ड इन लॉ, ठीक है। क्या हुआ भाई, कौन सा शौक में? याद आ रहा है किसी का? तो ये क्या है? ये क्या है? स्टिपुलेशन है। ये क्या है? वो ऐसे देख रहा है उसको, मतलब शादी कर लेगा उसी से। गजब बच्चा भाई। ये क्या है? स्टिपुलेशन है। हम लोग जब कोई भी गुड्स खरीदते तो हम लोग क्या मेक करते बोलो? स्टिपुलेशन मेक करते। स्टिपुलेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान से समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंडीशन। कंडीशन आप कभी भी नहीं सुने होंगे, लेकिन वारंटी सुने होंगे। जब गुड्स खरीदते हो तो इतना साल का वारंटी है, ये जरूर सुने हो, लेकिन कभी वर्ड सुने हो कंडीशन? कभी भी वर्ड सुने हो कंडीशन? वो कंडीशन क्या होता है हम तुमको बताते हैं। वारंटी जब कोई इंसान बोलता है उसी के अंदर कंडीशन रहता है। लेकिन भैया कंडीशन होता क्या ये तो बताओ। हम बोला सुनो, जो भी आप स्टिपुलेशन दे रहे हो, जो भी आप क्या दे रहे हो बोलो? स्टिपुलेशन। अगर वो एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब बोलो इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। किस लिए? टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका जो स्टेटमेंट वो दे रही है कि उसको गुड्स कैसा चाहिए। क्योंकि देखिए जब एक सेलर और एक बायर मिलता है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना। वो बोलता है ये सामान है, ऑफर। वो बोलती है हाँ है, एक्सेप्टेंस। वो बोलता है इतना दाम में, कंसिडरेशन।
कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से जब वो कुछ स्टेटमेंट देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशन। अगर वही स्टिपुलेशन एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब समझते हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन। तो when a stipulation, बोलो, when a stipulation is essential to the main purpose of contract, it is known as condition. एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिए ट्रेडमिल। ट्रेडमिल समझते हो, वो जो एक्सरसाइज करने को होता है, वॉकिंग वाला ट्रेडमिल होता है ना, हम वो लिए, ठीक है। अब जब हम ट्रेडमिल लिए, द पर्पस इज व्हाट, ट्रेडमिल खरीदना, नहीं समझा, पर्पस क्या था ट्रेडमिल खरीदना। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। समझ, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को सीए में मार्क्स तभी मिलेगा अगर हम लोग क्या यूज कर रहे हो, बोलो, कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे हम अपने वर्ड में लिखेंगे, मेरे को मन हो रहा है, दिल कर रहा है, तुम्हारा दिल से नहीं चलेगा ना सीए। सीए को कीवर्ड्स चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ दिखा रहा हूँ। पहले ट्रेडमिल समझ लो ताकि एग्जाम्पल समझ आए, बहुत जन कंफ्यूज्ड है। ये इस जात का ट्रेडमिल है, ये कहाँ सब हो रहा है रे, देखो ट्रेडमिल समझ आ रहा है, इसमें जो हम लोग चल के वॉक करते हैं, मेरा शरीर देख के लग ही रहा है हमको जरूरत है ट्रेडमिल का, तो हम खरीदने गए ट्रेडमिल। हम क्या खरीदने गए, ट्रेडमिल। अब तुम देख, इस ट्रेडमिल का एक फीचर है, देख हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे ऑनलाइन में। अब ये देख, ये जो ट्रेडमिल होता है ना, ये हम खरीदे, मेरा मेन पर्पस क्या है इसको खरीदने का, पतला होना बेटा वजह है, लेकिन मेन ये काम क्या चीज के लिए आएगा, चलने के लिए, वॉक करने के लिए। और पता है ये फोल्डेबल है, जैसे वॉक कर लिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे खुला हुआ है ना, फोल्ड कर देंगे, और जैसे ही फोल्ड होगा तो बारिश का सीजन में कपड़ा भी सुखा सकते हैं। ये एक दूसरा पर्पस है, ठीक है। लेकिन मेन पर्पस क्या है, चलना। हम लाए जिस दिन, उस दिन से वो नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी मम्मी बोली कपड़ा तो सूख ही सकता है अब। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। हर एक चीज का दो पर्पस होता है जो आप यूज करते हो, ठीक है। हर एक चीज का मतलब गुड्स को बहुत तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई सामान अगर तुम्हारा बेड के नीचे चला जाता है, झाड़ू लेके निकालते नहीं हो, निकाल सकते हो कि नहीं सकते हो। कुछ अटक गया, कोई बड़ा सा डंडा लेके, वो डंडा तुम लोग को मारने के लिए लाया गया था, लेकिन दूसरे यहाँ भी काम आ रहा है, समझ रहे हैं। तब हर चीज का पर्पसेज होता है, लेकिन हर चीज का एक मेन पर्पस होता है, ठीक है। तुम नाइफ लियो कटिंग करने के लिए, हिमांगना कटिंग करने के लिए नाइफ ले, उसको खुजली उजली हुआ, उसी में लगड़ दिया, वो सेकंड पर्पस है उसका। फर्स्ट पर्पस क्या है, कटिंग। वो तो अब कटिंग छोड़ के वो बोला ठीक है इसका काम तो आ ही रहा है, ये नहीं होता। तो हर एक चीज का क्या होता है बोलो तो, मेन पर्पस होता है। और अगर वही चीज हमको नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन। उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन। पहले कंडीशन क्या होता समझा, कंडीशन क्या होता है, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, हमको ट्रेडमिल चाहिए, ये मेरा स्टेटमेंट है कि हमको ट्रेडमिल चाहिए, और ऑटोमेटिकली इंप्लाइड ये है कि ट्रेडमिल चलने वाला चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिमागना को चाहिए फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, है ना। मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, खाना को, वो बेटा सोच रहा है कि क्या रखने के लिए सोच रहा है, महान आदमी है भाई ये। मेन पर्पस क्या हम कुछ नहीं बोले भाई, तेरा सोची मेन पर्पस क्या है। अभी हाल में पार्टी किया है तो नशा में है। मेन पर्पस क्या बोल, कूलिंग। मेन पर्पस क्या है, कूलिंग। अब ये जो रेफ्रिजरेटर खरीदा उसमें वो एकदम मस्त वाला खरीदा, इसमें अलेक्सा भी आई है साथ में, गाना वाना बजता है आज के रेफ्रिजरेटर में, पता है तुमको, कुछ आइडिया ही नहीं है। जाओ दुकान में, गाना वाना सब बजाएगी, अरे कुछ दरवाजा खुला रहेगा, पे पे आवाज भी होगा, ये सब नौटंकी। हम लोग की मम्मी के समय का फ्रिज क्या, बंद हुआ खुला, सिंधा नौटंकी, एकदम सिंपल सा, ये सब आने लगा है। अब पता है रेफ्रिजरेटर वो खरीद के लाया, ठंडा छोड़ के सब कुछ कर रहा है, गाना बजा रहा है, ठीक है, दरवाजा खुलने से बोल रहा है, लेकिन ठंडा ही नहीं कर रहा है। तो क्या इसका ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। हर एक प्रोडक्ट का अब पता नहीं, मेरे एक रिलेटिव में हम देखे थे, वो लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं इसीलिए हम बोल देते हैं, वो लोग रेफ्रिजरेटर में कपड़ा रख रहे हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है, तो वो दूसरा पर्पस हुआ। हाँ जो भी है खराब हो गया ना, अब उसमें वो कपड़ा भी रख रहे,
बकायदा अच्छा से प्रॉपर उसका सेल्फ में कपड़ा भी रख रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी यूज हो रहा है, फ्रिज भी यूज हो रहा है। द पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है हर एक चीज का मेन पर्पस होता है, और जब वही पर्पस जो इंपॉर्टेंट होता है वही फुलफिल नहीं होता है, देखिए ऐसे समझिए, हर एक चीज का एक स्टिपुलेशन होता है, स्टिपुलेशन मतलब स्टेटमेंट। आप लोग कोई भी गुड्स खरीदते एक मेन पर्पस होता है उसका, और जब वो मेन पर्पस इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो कंडीशन। ये कैमरा रखना मेन पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है तो मेरा क्या ब्रीच हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब देखो टाइम मैटर करता है कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि ब्रीच ऑफ वारंटी है। हम एक फोन खरीदे आज ही, हम खरीदे देख के कि 50 मेगापिक्सल इसका वो फोटोग्राफी, मस्त फोटो होगा, एकदम मजा आएगा फोटो वोटो लेने में। फोटो ले रहा है, व्हाट्सअप मैसेज जा रहा है, सब जा रहा है, लेकिन हेलो बोलने से स्पीकर खराब है, सामने वाले तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है, तुम ये फोन रखोगे, तुरंत छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। टाइम मैटर करता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि वारंटी है। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आज लाए, तुरंत आज से ही स्पीकर खराब है, तो क्या हुआ, वेरी गुड, ब्रीच ऑफ कंडीशन। 1 साल बाद खराब हुआ, वारंटी कि 1 साल यूज तो हो गया ना, नहीं समझा? तो जब कोई बोलता है ना 1 साल का वारंटी है, इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि 1 साल का वारंटी है, वो ये बोल रहा है कुछ समय के लिए कंडीशन है और कुछ समय के लिए वारंटी है। हम तुमसे पूछते हैं, तुम एक फोन लिए 4 महीना बाद खराब हुआ, ब्रीच ऑफ वारंटी ही है, लेकिन घर जाते नया फोन का डब्बा खोलते ही यूज करना स्टार्ट किए, चार्जिंग ही नहीं ले रहा है, अब तुम फोन को क्या करोगे, वापस दो के नया लोगे, क्योंकि क्या ब्रीच हो रहा है, कंडीशन। ये तो आप ऑर्डिनरी सेंस यूज कर रहे हो ना, मैंने फर्स्ट ही क्लास आपको बोला था लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, है कि नहीं? ये हर मम्मी करेगी, मम्मी को भी कुछ सामान दे दो और एक दिन में खराब हो, देखो दुकान में लड़ने जाएगी, ये नहीं बोलेगी मेरे को पैसा दो, बोलेगी एक्सचेंज करो, अभी से ये हाल है बाद में क्या होगा, ये लाइन होगा, नहीं समझा? तो पॉइंट है कि जब कोई स्टिपुलेशन आप देते हो और वो मेन है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब एसेंशियल है, क्या है बोलो, एसेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन। और अगर ब्रीच ऑफ क्या होता है बोलो, कंडीशन, अगर क्या होता है बोलो, ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी कि कंडीशन अगर टूटता है, फॉलो नहीं होता है, तो आपके पास राइट आता है, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था फ्रिज बेचने का, हम बेच दिया, फ्रिज चल नहीं रहा है, तो आप आके क्या बोलोगे कि मेरे को नया फ्रिज दो, लेकिन पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब जो नया लोगे वो तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है कि नहीं? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होने से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? तो देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग, पढ़े कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन अभी तक मैंने आपको समझाया, जो कि दोनों ही दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में बोलो, 12 के सेक्शन में। जब सेक्शन 12 हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये सीखे कि जब कोई स्टिपुलेशन एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, व्हेनेवर एन स्टिपुलेशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, कंडीशन। डन है अच्छी तरह से? और जब वही चीज, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो आपके पास क्या पावर आता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। बेटा आपके पेपर में याद रखना, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी पूछने का चांसेस रहता है, ठीक है? सेल्स ऑफ गुड्स से ऑब्वियसली केस स्टडीज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नल एंड वॉइड कुछ नहीं आता है, जरूर आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से हम लोग केस स्टडीज करके अपना कमांड बनाए, वो वक्त आज भी नहीं किया होगा। क्यों किया? कुछ क्या की बाकी था, 5 हुआ तो 1 तो दिए थे ना, पटक देंगे उठा के अभी यहीं पे। देखा क्वेश्चन बता तो, साले हम डैश बनाते पूरा दुनिया को, तो मेरे को डैश बनाता है, रुक तेरे को बताते भी। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या बोलो, राइट टू
कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। डन है अच्छी तरह से। अब सुन, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या टॉपिक, बोलो क्या, बोलो ना, वारंटी। वारंटी में क्या होता है, आप गुड्स जब भी लोगे आप क्या दोगे, स्टिपुलेशन, और जब यही स्टिपुलेशन कोलैटरल रहता है, क्या रहता है बोलो, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वारंटी। कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, मेन नहीं रहता है, क्या रहता है बोलो, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल होम थिएटर खरीदे, होम थिएटर का सेट आया, होम थिएटर चल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि रिमोट खराब है। तो तुम पूरा होम थिएटर ही बदल दोगे कि रिमोट बदलवाओगे, तो वो तुम क्या किए, वारंटी चूज की, कंडीशन चूज नहीं किए, वो तो चल ही रहा है, समझ आ रहा है। तो कोई कोई चीज का सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रहता है और वो रिमोट उसका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, तो हम पूरा उठा के नहीं भेजेंगे, बोले भाई रिमोट एक्सचेंज कर। तो रिमोट को तुम क्या ट्रीट किया, वारंटी। एसी लगवाए, एसी चल रहा है लेकिन एसी का रिमोट नहीं चलता है, तो तुम क्या बोलेंगे, एसी पूरा खोल के ले जाओ, पूरा एकदम नया एसी जो रिमोट चलता है वो देना, तो तुम पागल हो, क्योंकि एसी खराब नहीं है, एसी का रिमोट खराब। तुम नया रेफ्रिजरेटर खरीदे, नया जो रेफ्रिजरेटर खरीदे, आजकल रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे ऐसे 4 पैर होता है रबड़ का, वो रबड़ फट गया और रेफ्रिजरेटर नाच रहा है हिलते डुलते, तो तुम क्या बोलोगे, रेफ्रिजरेटर बदलो कि रबड़ दो लाके, उसको वारंटी बोलते हैं। डन अच्छी तरह से। फ्रिज ठंडा कर रहा है, भयंकर ठंडा कर दो, और इतना ठंडा कर दे रहा है कि बर्फ जम जा रहा है, और बर्फ जमते फ्रिज ठंडा करना बंद कर दे रहा है क्योंकि बर्फ ब्लॉक कर दे रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर्विस करके जाओ, बर्फ हो रहा है, समझ आ रहा है। तो ये सब क्या है, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो जब भी ब्रीच ऑफ वारंटी होता है आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेज। ये जो 1 साल का वारंटी देता है, अगर कुछ खराब होता है तो वो फ्री में आके बनाता है, वही तो डैमेज हुआ, नहीं समझा, तुम्हारा नुकसान हुआ, वो तुमको बना के फ्री में दे दे रहा है, लेकिन वारंटी पीरियड खत्म होते ही चार्ज लगना चालू हो जाता है। मेरा एसी का 1 साल का वारंटी है, 1 साल में उसको कुछ भी हुआ अगर, तो आगे क्या करेगा, सर्विस देगा, है ना। अब देखो एसी खरीदे हुए 2 महीना हो गया है, अब एसी में कुछ भी हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होगा, अब ब्रीच ऑफ वारंटी चलेगा 1 साल तक, समझ, खराब भी होगा तब भी। लेकिन एसी जिस दिन लगाया दूसरा दिन से ही वो ठंडा करना बंद कर गए, तो ये क्या हो गया, कंडीशन। एम आई क्लियर विद दिस, पक्का है आपका। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन के पास होने से आपके पास राइट रहता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देने का, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो, नहीं समझा, पक्का अच्छी तरह से समझा। अब इसका ना एग्जाम में डिफरेंसेस आता है, क्या आता है बोलो, डिफरेंसेस। देखिए आ कुछ भी सकता है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे तो बेटर रहेगा, है कि नहीं। तो एक साइड होता है क्या बोलो, कंडीशन, और एक साइड क्या होता है, वारंटी। अब देखिए नंबर 1, व्हेन एवर स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब वेरी गुड, लेकिन आप क्या लिखोगे, स्टिपुलेशन ही लिखोगे। व्हेन एवर स्टिपुलेशन इज एसेंशियल टू द, बोलो कहां पे, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, whenever stipulation is essential to the main purpose of contract, it is called, क्या बोलो, कंडीशन। क्या अच्छा लग रहा है डिफरेंस, हाँ लगेगा सर, ऐसे ही हमको स्कोर करना एग्जाम में भी नंबर। अच्छा इस वीक पूरा का पूरा लॉ होगा और लॉ कंप्लीट, गुड मॉर्निंग, सिलेबस लॉ पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या करना है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अब पूरा ब्रशिंग होगा, मत बोलना ब्रशिंग मत करिए, पूरा घस देंगे बढ़िया सभी। और ये वीक इसलिए लॉ दे रहे ताकि हम पूरा इकोनॉमिक्स में फोकस्ड हो जाए पूरा का पूरा, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें मेरे को सबसे बेस्ट है ना लिखाना ना दिखाना है, उसमें MCQ पढ़ाना है। और दूसरा बात है आप लोग का इको कभी ना कभी रहा है तो मेरे को ज़्यादा क्विक होता है। डन है क्या, तो ध्यान से फिर इंग्लिश पढ़ेंगे बैठ के, जिसमें तुमको जो आता है हमको जो आता है,
फिर डिसाइड करेंगे कि इसको ज़्यादा आता है, ठीक है। वो इंग्लिश ग्रामर होता है ना जो इंग्लिश 1 हम लोग पढ़ते थे, वो फिर नौटंकी आ गया उसका। हम पूरा फॉर्मेट बता देंगे, प्रेसी वगैरह। अब प्रेसी तो कॉपी पेस्ट आएगा नहीं, वो तो तुमको पूरा 12 का अपना ज्ञान यूज करना, उसमें आता नहीं है एक बड़ा सा पैरा उसको 60 वर्ड में लिखो, समरी बोलते हो जिसको, ये सब नौटंकी आएगा। बाकी लेटर फॉर्मेट मेल उन सब बता देंगे, ठीक है। वहां पे नोटिस वोटिस कैसे ड्राफ्ट 40 मार्क्स, लेकिन 40 में बिना पढ़े भी 25 मार्क्स आ जाता है। थोड़ा सा बुद्धि जिसका इंग्लिश 2 में ग्रामर, इंग्लिश 1 क्या बोलते, इंग्लिश 1 बोलते थे ना तुम लोग में, ग्रामर वही है। पहले नहीं था, ये सब नौटंकी अभी स्टार्ट हुआ है। उन लोग को लगता है कि थोड़ा सा ग्रामर हम लोग भी चेक कर ले, स्कूल में पढ़ के आया है। तुम लोग के लिए नया होगा, अगर असली में नया बताए तो एक लॉ ही नया होगा। अकाउंट्स का भी तुम लोग 12 में लिया है, आइडिया होगा थोड़ा, है ना। इकोनॉमिक्स लिया हुआ रहेगा तो आइडिया होगा, मैथ्स लिया रहेगा तो भी आइडिया होगा। लॉ थोड़ा सा नया है क्योंकि लॉ नहीं है, लेकिन वो भी कुछ साल बाद नया नहीं होगा क्योंकि लीगल स्टडीज आ चुका है 12 वगैरह में, ठीक है। तो देखो, whenever stipulation is essential to the main purpose of contract, it is called what, बोलो, condition। उसी तरह से whenever stipulation is क्या, बोलो, वेरी गुड। कोलैटरल का नया वर्ड क्या है, मतलब दूसरा मतलब क्या है, सेकेंडरी। अब एग्जाम में क्या लिखेंगे, कोलैटरल लिखिए ना, मैं तो समझा दिया। whenever stipulation is collateral to the main purpose of contract, it is called what, बोलिए, it is called warranty। डन है अच्छी तरह से। अब हम तुमसे पूछते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो क्या पावर है आपके पास, वेरी गुड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने से, अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर कंडीशन, या फिर ऐसे लिखो सिंपल सा, ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्या लिखोगे, बोलो, ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ कंडीशन होने से, अगर आपका कंडीशन क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी रेप्यूडिएटेड। रेप्यूडिएटेड का मतलब होता है कैंसिल। रेप्यूडिएटेड का मतलब क्या होता है, बोलो, कैंसिल। तो आप लिख सकते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द पार्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, गिव राइट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह से अगर ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स पार्टी राइट्स टू क्लेम व्हाट, बोलो, डैमेजेस। मैंने दोनों अलग अलग वे में लिखा है, आपको जो ठीक लगे आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। डन है अच्छी तरह से। उसी तरह से नंबर 3 क्या होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन। अगर तेरा कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब तेरा ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, लेकिन तुम उसको किसको भी ट्रीट कर सकते हो, बोलो, वारंटी के तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बावजूद तुम उसको क्या ट्रीट कर सकते हो, बोलो, वारंटी ट्रीट कर सकते हो। नहीं समझ आया, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है लेकिन तुम उसको क्या ट्रीट कर रहे हो, ब्रीच ऑफ वारंटी, चलेगा। सर ऐसा पागल कोई होता है क्या, होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक गए, स्नेहा जानवर बेचती है, ठीक है। हम उसको बोले मेरे को एक तो घोड़ा दो जो मेरे को चलाना आराम से, घोड़ा शांत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उछाला और हम उछल गए। तो बहुत प्यार से बोले ये ले जाइए सर, बहुत अच्छा है, एकदम शांत है। बोले ठीक है। घोड़ा का दाम है 1 लाख रुपया। कितना, हम 1 लाख पेमेंट दिए। जिस दिन ले गए, नेक्स्ट दिन जैसे ही हम चलाना शुरू किया, संडे था, ऐसा लात मारा कि हम पूरा हॉस्पिटल में जाके लैंड हुए, ठीक है। अब एक बात बता, मेरे साथ क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि हम उसको बोले थे मेरे को ऐसा घोड़ा चाहिए जो क्या हो, शांत। हॉस्पिटल का जो बिल बना वो बना 8 लाख रुपया, और घोड़ा कितना का है, 1 लाख। तुमको लगता है हम आके बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, नया घोड़ा दे, हम बोलेंगे चल डैमेज दे। तो हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किए, ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ आ रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन कभी भी ब्रीच ऑफ वारंटी को
कैन नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट बोलो, ब्रीच ऑफ कंडीशन। डन है अच्छी तरह से। ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चा, ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। एक बार ये कॉपी करो, तुम लोग हम नोट्स बगल रूम से ले आए। चले हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे, एक बार मार्क कर लेते हैं कहाँ क्या हम लोग को पढ़ना है इस पूरे में। इधर देखिए, सबसे पहला, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कट कर दीजिएगा। याद रखिएगा एप्लीकेबल कहाँ है बोलिए, ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया में जितना मतलब इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट्स है सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस एक्ट कब आया था बोलो, 1 जुलाई 1930। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1 सितंबर 1872, उसी तरह सेल्स ऑफ गुड्स कब आया बोलो, 1 जुलाई 1930। डन है। अच्छा, सेक्शन 4 डिफाइन करता है क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। सेक्शन 4 किसको डिफाइन करता है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है या अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए क्या बोलो, प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ओनरशिप। किसको, गुड्स के फॉर्म में। किसको करता है, फॉर टू द बायर। किस लिए करता है, फॉर सम प्राइस। ये तो अपने लिखे एक्सप्लेन था, समझे थे, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स एज पास्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। अगर ट्रांसफर हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल। लेकिन अगर कोई चीज फ्यूचर टाइम पे हो, फ्यूचर में ट्रांसफर हो या कुछ कंडीशन फुलफिल के होने के बाद ट्रांसफर हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट टू सेल। एम आई क्लियर विद दिस। अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा अगर टाइम खत्म हो जाता है या कंडीशन फुलफिल हो जाता है। डन है अच्छी तरह से, यस और नो। ओके, उसके बाद एसेंशियल कंडीशन ऑफ सेल पढ़े थे। 2 पार्टी होना चाहिए, एक बायर एक सेलर। कितना पार्टी होना चाहिए बोलो, 2, एक बायर एक सेलर। एक अकेला इंसान खुद का गुड्स नहीं खरीद सकता। अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। एक अकेला इंसान खुद का गुड्स नहीं खरीद सकता। अपना सामान अपने को बेचोगे, पिए हुए हो, अपना ही सामान, हम फोन अपने आप को बेच दे, कोई बोलने मांग रहा है तो एक पार्ट ओनर लेकिन दूसरे पार्ट ओनर को बेच सकता है। ये अभी अपने पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, याद आ रहा है, हम तुमको एग्जांपल दिए थे, 2 टीवी का 2 ओनर, एक हम एक वो, ऐसे ही। अच्छा, ट्रांसफर होना चाहिए या फिर अग्री होना चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए बोलिए, गुड्स होना चाहिए। प्राइस होना चाहिए एज कंसिडरेशन। अब देखिए, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सेल नहीं, क्या माना जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा। आप किसी को कोई चीज देते हो, पैसा नहीं लेते हो, तो क्या हुआ, गिफ्ट ही हुआ ना। डन अच्छी तरह से। अच्छा, कंसिडरेशन में भी पार्ट मनी एंड पार्ट इन गुड्स। जैसे हम एग्जांपल दिए थे, मम्मी ज्वेलरी दी, ज्वेलरी पुराना दी, फिर कुछ पैसा देके नया ज्वेलरी दी, तो ये सेल्स ऑफ गुड्स में कवर्ड है। लेकिन गुड्स, सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स देना वो कवर्ड नहीं था। याद आ रहा है ना। ऑल अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन है अच्छी तरह से। अच्छा, फिर डेफिनेशन पढ़े थे। बायर और सेलर का डेफिनेशन बहुत हार्ड है, आप खुद पढ़ लीजिए एक बार। मेरा काम है इजी इजी पढ़ाना, मेरा औकात हार्ड का नहीं है, वो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। बायर और सेलर का डेफिनेशन। अच्छा, गुड्स डिफाइन कौन से सेक्शन में बेटा, 27। याद आ रहा है, लास्ट क्लास पढ़ाए थे ना ये भी। क्या बोलता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स क्या, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड। जिसको आप सीवियर करने के लिए रेडी है, किसके लिए, सेल के लिए। मत बोलना नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ाए थे, पूरा एक्सप्लेन करवाए थे। डन है क्या, अभी सिर्फ रिवीजन हो जा रहा है। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे, कि नहीं, इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स। याद आ रहा है क्या क्या इंक्लूड होगा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, ग्रोइंग क्रॉप्स। टिम्बर क्या होता है बेटा, टिम्बर छोटा पेड़, लकड़ी बोलोगी तो फिर वो आ गया चेंज होके। टिम्बर होता है ना छोटा छोटा पेड़, ठीक है। ट्री बड़ा होता है, टिम्बर छोटे होते हैं। तो जो टिम्बर होता है, छोटा पेड़ होता है, उसको जब हम लोग निकालते हैं वो भी गुड्स माना जाता है। जिसको ये बच्ची बाद में निकालने के बाद क्या बोल रही है, लकड़ी। लकड़ी भी क्या ही हुआ,
तुम्हारा लकड़ी बोलना मतलब वो बड़ा पेड़ से भी निकाला जा सकता है, छोटा सा। टिम्बर मतलब हो गया छोटा। डन है क्या? ग्रास। ओल्ड करेंसी जानते? ओल्ड करेंसी, मनी तो पैसा नहीं है, मतलब मनी तो गुड्स नहीं है, मनी तो पैसा नहीं है, देख रहे, मनी तो गुड्स नहीं है, लेकिन पुराना नोट गुड्स है, क्योंकि लोग पुराना कॉइन बेचते और खरीदते। ओल्ड कॉइन्स, हम लोग की दादी दादा पर दादा के समय में बड़ा बड़ा मेटालिक कॉइन्स होता था, वो अगर बिकता है आज के समय में, समझ आ रहा है तो दे देना मेरे को। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सारा गुड्स में आता है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, याद है इसको हम लोग आईपीआर बोले थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइक जो अपने आप बुद्धि को यूज करके बनाते हो। डन है। फिर गुडविल, शेयर, स्टॉक, सारा का सारा क्या है बोलो? इंक्लूसिव। एक्सक्लूड क्या क्या होता है? इमोरल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ये GNH पता नहीं क्या किस खुशी में यहाँ पे डाला हुआ है, जरूरत नहीं है। डन है। फिर अपने सेल और अग्रीमेंट टू सेल पढ़े थे, यस और नो? सेल और अग्रीमेंट टू सेल पढ़े थे। बायर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, यहाँ पे ओनर कौन रहता है? सेलर रहता है। इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, याद है दोनों पार्टी अपना परफॉर्मेंस कर देता है। तुम्हारा काम था पेमेंट देना, हम पेमेंट दे दिए, तुम्हारा काम था सामान खरीदना, तुम सामान खरीद ले। डन है क्या? ओके। एग्जीक्यूटरी मतलब आज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा पढ़ाना आज चल रहा है, तुम लोग का फीस देना बाद में चलेगा, ये एग्जीक्यूटरी हो गया। या तुम लोग का फीस देना हो गया, मेरा पढ़ाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी हो गया। दोनों अपना काम कर दिए तो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। डन है क्या? इन केस ऑफ ब्रीच सेलर कैन सू फॉर द प्राइस, पढ़ाए थे कि नहीं? और यहाँ पे सेलर कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस। रिस्क हमेशा बायर के साथ, क्योंकि ओनरशिप ही बायर के पास रहता है ना? उसी तरह यहां भी रिस्क किसके साथ रहता है? सेलर के साथ। यहां पे सेलर रीसेल नहीं कर सकता, गुड्स को बेच दिया उसको, लेकिन यहां पे वो रीसेल कर सकता है, क्योंकि बेचने वाला था, तुम बोले हम नहीं लेंगे। डन है क्या? अच्छा, गुड्स का क्लासिफिकेशन हम समझाते हैं, देखो समझा ही देते हैं, एक बार आए हैं तो समझ ही लो, छूट गया था। गुड्स को एक बार बोर्ड में देखो, मार्किंग ठीक है कर लेंगे अपने, पहले पढ़ लो। गुड्स क्या होता है? गुड्स गुड्स होता है, सही बात है, आप बता दिए गुड्स क्या होता है। हम बोले गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है। गुड्स का क्या होता है बोलो? क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप नोट्स देखोगे तो इन लोगों का क्लासिफिकेशन कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितना प्रकार का है बोलो? 3 प्रकार का है। अब देखो, गुड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है बोलो क्या? एग्जिस्टिंग गुड्स। अब समझो, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल रहे हैं हम? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स इज इन एग्जिस्टेंस, गुड्स का जन्म हो चुका है, मतलब गुड्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। समझ आ रहा है? उसी तरह से एक गुड्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स। ये क्या होता है भैया? ये वेरी गुड, ये जो गुड्स होता है, ये जो फ्यूचर गुड्स होता है, ये आता है एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे कब है मैम आपका? बहुत दूर है। आज बर्थडे है तेरा? खाली याद आया है? डब्बा वब्बा नहीं लाया? हैप्पी बर्थडे। जैसे इसका बर्थडे आज, ठीक है, अब उसका दोस्त साग्निक डिसाइड किया है कि उसके लिए बारबी नहीं इसको बारबी क्यों देगा? इसके लिए वो एक छोड़, पब्लिक में क्या ही बोले इसके लिए एक अच्छा सा केक ऑर्डर होता है ना, केक, मस्त केक, एकदम स्पेशलाइज्ड केक, उसका थोबड़ा लगा हुआ है, मतलब फोटो वोटो लगा हुआ है, केक आता ऑर्डर होता है। तो ये इतना तो पॉपुलर है नहीं कि इसका फोटो वाला कोई भी केक खरीद के काट लेगा। तुम लोग शाहरुख खान का फोटो केक भी ना काटो समझ आ रहा है क्या बोल रहे? तो उसको ऑर्डर देके के बनवाना पड़ेगा। तो ऐसा गुड्स जिसको ऑर्डर देके बनाना पड़ता है, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? फ्यूचर गुड्स। उसको क्या बोलते हैं बोलिए? फ्यूचर गुड्स। आप केक खरीदने जाएंगे, नॉर्मल केक मिल जाएगा, यूनिवर्सल केक, लेकिन उसका थोबड़ा वाला केक, फोटो वाला केक क्या देना पड़ेगा?
ऑर्डर, जब हम लोग ऑर्डर देंगे तब बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर गुड्स। क्लियर है? उसी तरह से एक और गुड्स आता है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। क्या बोलते हैं बोलिए? कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे, तब वो गुड्स बनेगा। जैसे तुम लोग सुने हो कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह ये गुड्स बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्नेहा को बोले हम तेरे को पेंटिंग बेचेंगे, जब वो मेरे को पेंटिंग बेचेगा, नहीं समझा? तो ये पेंटिंग जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स कब बनेगा मेरे और इसके लिए? जब वो मेरे को बेचेगा। जब वो नहीं बेचेगा तो हम इसको कैसे बेच पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम था आपका? भूमिका का क्या बोलते हैं, ऑर्डर है, स्नेहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए कि मेरा इसका गुड्स आ रहा है श्रीलंका से, वो उसको बेचेगी, आ जाएगा तो ठीक है। आ रहा था, डूब गया पानी में, शिप में डूब गया। पैदल तो कोई नहीं लाता ना श्रीलंका से, श्रीलंका से ट्रेन है क्या? तो शिप से आ रहा था, क्या हो गया? डूब गया। अब ये ठहर के थोड़ी ना निकाल के उसको देगी, तो ये क्या हो गया बोलो? कंटिंजेंट गुड्स। जो गुड्स बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, जिसका प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है, पैदा हो चुका है, लेकिन गुड्स का फॉर्म अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि आएगा तब देंगे। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? यही वो लिखा हुआ इधर। अभी वो एक सेकंड रुक जाओ, एक बार चार्ज कर ले। एक बार आप लोग पढ़ो, गुड्स कितना तरह का? देखो 3 तरह का। नंबर 1 क्या बोलो? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स, है कि नहीं? ये 3 तरह का गुड्स है कि नहीं बोलो? अब देखो, अब देखो, अब हम लोग इसी एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। कितना पोर्शन में डिवाइड करेंगे? 3 पोर्शन में। देखो 1 2 3, ठीक है। एग्जिस्टिंग 3 तरह का होता है। एक होता है स्पेसिफिक गुड्स, एक होता है एसर्टेन गुड्स, और एक होता है अनएसर्टेन गुड्स। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे बेटा, कि क्या सर्टेन है, क्या स्पेसिफिक है, और क्या अनसर्टेन है। समझाऊं मैं? क्या स्पेसिफिक है, क्या एसर्टेंट है, और क्या अनएसर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, भूमि क्या इसका बर्थडे है ना, हिमागना का बर्थडे है, मम्मी उसको 20,000 रुपया दी, जा तेरे को जो लेना है ले ले। वो निकल गया लेने, अभी तक कुछ डिसाइड किया वो लेना क्या है? नहीं, तो वो क्या है? अनसर्टेन गुड्स। वो डिसाइड कर लिया मॉल में घुसने से पहले क्या लेंगे? मोबाइल, तो वो क्या बन गया? असर्टेन गुड्स। इतना गुड्स में वो क्या डिसाइड किया? मोबाइल लेंगे, और जिस मोबाइल में जाके वो चिपक गया यही लेंगे, यही चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। तीनों ही तो एग्जिस्टेंस में है ना। अब देखो फिर सिचुएशन चेंज, वो घर से मम्मी जैसे ही पैसा दी वो डिसाइड के क्या लेंगे? मोबाइल, तो वो क्या बन जाएगा? अनएसर्टेन। सर आप बोले एसर्टेन, सिचुएशन वाइज होता है, ठीक है। क्या बन गया? अनएसर्टेन। मोबाइल ने बोला कि हम आईफोन लेंगे, तो ये क्या कर लिया? एसर्टेन हो गया कि हम फोन का मॉडल डिसाइड किया, आईफोन जिससे जाके वो चिपक गया यही लेंगे, वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। घर से डिसाइड करके लिया आईफोन लेंगे, अनएसर्टेन। आईफोन 12 लेंगे, एसर्टेन। आईफोन 12 को ये पकड़ यही लेंगे, ये मॉडल, ये कलर, क्या हो गया? स्पेसिफिक। Situations makes a difference कि which was certain, which was uncertain and which is specific. Clear हुआ? For example, मम्मी बोली जाओ आलू ले आओ, बर्थडे आलू खाएगा तुम, ठीक है। अब आलू, जब आलू जो बेचता है तुम देखना उसका पूरा इतना फैलाया हुआ आलू रहता है, ठीक है। आलू लेना ये उसको शुरू से पता था, फिर भी आलू क्या है? अनसर्टेन, क्योंकि इतना बड़ा आलू का सेक्टर में वो कहाँ, कौन सा कोना में जाके खड़ा होगा, पहला बात ये। तो सपोज करो वो आके इस कोना में खड़ा हुआ, ये क्या हो गया? एसर्टेन। अब उस एसर्टेन में से वो जो उठा के जो वो अपने झोला में डाल रहे, वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। हम इससे अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? आपको क्लैरिटी आ गया ना? तो ये सिचुएशन में डिपेंड करता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट थंब रूल नहीं है कैसे करने। डन है अच्छी तरह से? तो ये देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स
एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड, और पोजेस्ड, पोजेस मतलब पास रहता है, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका ओनरशिप और जिसका पोजेशन सेलर के पास रहता है। कब पास रहता है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब वो बेचना चाहता है तो गुड्स है भी और पोजेशन में भी, और उसका वो क्या है? ओनर है। गुड्स है भी यानी कि पोजीशन में, और उसका क्या है? वो ओनर है। डन अच्छी तरह से। एग्जिस्टिंग गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितना तरह का होता है बोलिए? 3 तरह का होता है। नंबर 1 स्पेसिफिक गुड्स, नंबर 2 असर्टेन गुड्स, नंबर 3 अनअसर्टेन गुड्स। नंबर 1 क्या है बोलो? स्पेसिफिक। नंबर 2 क्या है? असर्टेन। नंबर 3 क्या है? अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। गुड्स, ऐसा गुड्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। स्पेसिफिक बोले ना, एकदम चिपक जाना, चिपकेगा कैसे? जब उसको क्या कर चुका है बोलो? आइडेंटिफाई। ऐसा गुड्स जिसको आप क्या कर चुके हो? आइडेंटिफाई, और अग्री कर लियो कि वो लोगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। डन है अच्छी तरह से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो असर्टेंड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बनने के समय। ठीक है, आलू लेंगे अनअसर्टेन, यही सेक्टर से लेंगे असर्टेन। समझ आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा तभी ना वो असर्टेन किया। अच्छा, अनअसर्टेन गुड्स जिसको वो ना आइडेंटिफाई किया ना अग्री किया है, अभी तक ना डिसाइडेड है ना कुछ है। डन है अच्छी तरह से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर गुड्स, गुड्स जिसका मैन्युफैक्चर होगा या प्रोड्यूस होगा या सेलर उसको अक्वायर करेगा आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यस और नो? आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। केक वाला ऑर्डर दिया ना, हिमांगना का बर्थडे, केक ऑर्डर करना उसका फोटो वाला, तुम उसको बोलेगा तब ना वो बनाएगा। डन है क्या? ओके, इधर आ जाओ। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा गुड्स बोलो बेटा? कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स आर दोज गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स आर द दोज गुड्स जिसका एक्विजिशन मतलब अक्वायरमेंट, पोजीशन, गुड्स आना डिपेंड करता है किसी कंटीजेंसी पे, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। शिप का आया तो बेचेंगे, तो वो गुड्स क्यों बना? अगर आएगा तो बेचेंगे, इवेंट होगा तो बेचेंगे। समझ आ रहा है? उसी तरह से एक एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है रजा अग्री टू सेल प्रियंका अ सर्टेन पेंटिंग। पेंटिंग बेचने का बात करता उसको। अगर इंशा दो करंट ओनर है जब उसको बेचेगी तो इंशा का ये बेचना, जब बेचेगी तभी हम तुमको बेच पाएंगे। तो ये हुआ कंटिंजेंट गुड्स। डन है। अच्छा, एक टॉपिक है जिसका नाम क्या बोलो? डिलीवरी ऑफ गुड्स। 1 मिनट लगेगा, समझा दे रहे बोर्ड में, देखिए क्या नाम है इसका बोलो? डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स का डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिलीवरी का मतलब होता है जब सामने वाला पूरा अपने इच्छा से तुमको दे रहा है, तुम छीन लेना है मेरा है, छीनना नहीं, सामने वाला क्या दे रहा है तुमको? अपने इच्छा से उसको दे रहा है, पूरा एकदम पोजेशन में तुमको दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स का डिलीवरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम ही बताओ। गुड्स खरीद ले, गुड्स आ ही नहीं रहा है, पागल, तो खरीदा कहीं को? डिलीवरी होना चाहिए। अब 3 तरह का डिलीवरी होता है, ये थोड़ा मेन है समझने के लिए, बाकी सब तो ठीक है, ये 3 मेन है। पहला क्या होता बोलो? एक्चुअल डिलीवरी। पहला क्या होता बोलो? एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा क्या होता बोलो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तीसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या होता बोलो? सिंबॉलिक डिलीवरी। गुड्स जब बहुत भारी हो उसको आप झोला में भर के नहीं ले जा सकते। भूमि का रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, फ्रिज, क्या उसके माथा में बांध देंगे ले जाओ? लेकिन वही बटर खरीदने गई, मक्खन, तो डिलीवरी तो टेम्पू करेंगे, छोटा हाथी करेंगे मक्खन पहुंचाने के लिए। समझ आ रहा है क्या? तो गुड्स के अकॉर्डिंग डिलीवरी भी मैटर करता है। अगर गुड्स बड़ा है, भारी है, हम उसके माथा में बांध नहीं सकते, नहीं तो धरती के नीचे पहुंच जाएगी वो।
डन है, उसके माथा में बांधेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस समय के लिए हम उसको कौन सा डिलीवरी करेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी, कि ये लो बिल, ये हो तुम इसकी क्या ओनर हो। समझ आया? उस तरह की डिलीवरी को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक। अब सुनो, जहां से वो रेफ्रिजरेटर खरीदी है उसका नाम है ई मॉल। ई मॉल का जो ओनर होगा वो क्या डिलीवरी करवाएगा उसके घर में जाके, हमारे हैं। ई मॉल वाला क्या किसको हायर करेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को, जो उसका ये गुड्स को क्या करेगा, पहुंचाएगा अपने उसके कस्टमर्स पे। तो वो हायर किया मेरे को, मेरा काम है ट्रांसपोर्टेशन का, हमको गुड्स पहुंचाना है, ठीक है। तो इसका रेफ्रिजरेटर मेरे टेम्पो में आ गया, अब हमको ले जाना है। तो मेरे पास जो गुड्स आया, अब हम कॉल करेंगे भूमिका को कि बहन तेरा रेफ्रिजरेटर मेरे पास है, हम डिलीवरी लेके आ रहे हैं, क्या आप घर में हैं। तो मेरे पास जो गुड्स आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब ओनर के बिहाफ में कोई होल्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग फ्लिपकार्ट वाले को बुलाया, तुम नहीं है, आ तो गया वो डिलीवरी करने, तो तुमको वो फोन करता है, कहाँ है, घर बंद है, तो तुम क्या बोलता है, मेरी पड़ोसन है उसको दे दो, वो तुम्हारे बिहाफ में होल्ड करती है। तो फ्लिपकार्ट वाला एक्चुअल में क्या, उनसे डिलीवरी किया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो यही वाला कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ। अब ये गाड़ी चला के तुम्हारे पास आया और ये रेफ्रिजरेटर तुम्हारे घर में पहुंचा के रख दिया, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल डिलीवरी। उसी तरह तुम्हारी पड़ोसी तुमको दे दी, लो आ गई ना, कहाँ गई थी, लो पकड़ो अपना सामान, तो क्या हो गया, एक्चुअल डिलीवरी। आपको लॉ पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, और जितने भी कीवर्ड्स है आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू रिमेंबर लॉ। लॉ का एग्जाम्पल विल मेक यू सुपीरियर टू रिमेंबर लॉ। आज तक हम जिंदगी में नहीं पढ़े बिना एग्जाम्पल्स के, और ये सारा सड़ा हुआ एग्जाम्पल हम ही क्रिएट करते रहते हैं। तो ये क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो ये देखो तुमको समझ आ जाएगा, ये सब कोई गांजा दारू ये सब मेरा बच्चा लोग है, क्योंकि ये सब यही पढ़ता है वो लोग मेरे साथ कि कैसे एग्जाम्पल है। तो ये वाला देखो, देखो डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, खुद से। जब आप तुम खुद से ट्रांसफर करते हो पोजीशन एक पर्सन से अनदर पर्सन को, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमको धमका के चोरी करके गुड्स ले लिया तो तुम बोलेंगे डिलीवरी हो गया, नहीं, डिलीवरी नहीं हुआ। डिलीवरी कब होगा, जब तुम खुद से वॉलेंट्री था। अब हिमागना आया, बोला कि बर्थडे सर विश करिए, यहां चढ़ा, खोल लिया, चला गया, बोलेगा आप बेच दिए गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, आज ही पढ़ाए आप। हम बोले आगे पढ़, आगे पढ़। 10 इफ द पोजेशन ऑफ गुड्स इज टेकन बाय फोर्स या फिर फ्रॉड, क्या किया मेरे साथ, ये फ्रॉड किया, फोर्स तो यूज कर नहीं पाएगा, 2-3 हम लगाएंगे, वो 4 लगाएगा, ठीक है। या थेफ्ट, देयर इज नो डिलीवरी ऑफ दोज गुड्स। वो बोले दिखाइए ना फोन, देखे कैसा है, अच्छा लग रहा है, दौड़ा इतना तेज, अब इस बॉडी में तो हम दौड़ नहीं पाएंगे उसके जितना। डन है क्या। अब देखो डिलीवरी हाउ मेड, ये सब ज्ञानबाजी काटो तो भक्त, हाउ मेड, कैसे मेड, खाना मेड, जरूरत नहीं है। इधर टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का टाइप्स पढ़ो, कितना टाइप्स है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। कितना टाइप्स का है, 3। नंबर 1 एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन गुड्स आर फिजिकली गिवन इनटू द पोजीशन ऑफ बायर और इज ऑथराइज्ड एजेंट। तुम्हारा घर का गेट खुला हुआ था, तुम नहीं थे, फ्लिपकार्ट बोलता नहीं हम उसी को देंगे, अबे पगला, उसकी माँ है ना, उसको दे, नहीं समझा, मंगाए हम है तो क्या जबरदस्ती मेरा चेहरा ही देख कर मेरे को देगा, आजकल कैसे देता ओटीपी पे। तो घर में मेरी मम्मी को हम बोल ले लो, तो ऑथराइज एजेंट ही ना हुई। डन है क्या। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, व्हेन अ पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, जब एक इंसान गुड के पोजीशन में और तुमको बताता है कि हम गुड्स को तुम्हारे बिहाफ में होल्ड कर रहे हैं, डिलीवरी वाला बोलता है ना तुमको आ रहे डिलीवरी करने, उसी को जो गुड्स मिला उसको कौन तरह का डिलीवरी बोलते हैं, बोलो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट क्या बोलो, सिंबॉलिक डिलीवरी, व्हेन गुड्स आर बल्की एंड हेवी। बेसिकली ये बड़े बड़े गुड्स के लिए होता है, रेफ्रिजरेटर, ट्रेड मिल्स, टीवी, एसी, अपने माथा में बांध के ले आते हो क्या पागल लोग की तरह, लेकिन वही बटर, ये भी तो गुड्स है, मिल्क, ये सब क्या है, गुड्स है। तो उसके लिए तुम क्या बोलते हो, डिलीवरी कराना छोटा हाथी में, बहुत भारी है, नहीं ले जा पाएंगे।
उस समय एक्चुअल डिलीवरी दुकानदार तुमको ऑन स्पॉट कर देता है। अब पानी का बॉटल खरीदने का डिलीवरी करवाओगे, पागल हो गए हो? उसको बोलोगे सिंबल लिख दो, पहले पढ़े नहीं हो डिलीवरी के बारे में, तुम ले लोगे उसको क्या बोलोगे? एक्चुअल। इट इज, देखो जब गुड्स बहुत बल्की रहता है और हेवी रहता है तो पॉसिबल नहीं है कि उसको हम फिजिकली क्या करें, बोलो हैंडओवर करें। किसको बेटा? बायर को। तो कुछ सिंबल देना पड़ता है जिससे पता चलता है कि उसका जो रियल पोजीशन और कंट्रोल है वो हैंडओवर हो गया है बायर को। वो बिल ही तो एक पोजीशन हो गया ना, बिल, यानी कि इस बिल का पूरा कंट्रोल, मतलब इस बिल में जो रेफ्रिजरेटर उसका कंट्रोल किस पे है? इसी पे। डन है अच्छी तरह से। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बोलो डिलीवरी। ठीक है, फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, क्या बोलो आज बेटा? कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी। अब देखो जब हम लोग कंडीशन एंड वारंटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखो, बोल रहा है कि जब हम लोग कोई सामान खरीदते या बेचते तो हम लोगों का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। मेरा गुड्स ऐसा होना चाहिए, मेरा गुड्स वैसा होना चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, बारबी वाला कवर चाहिए, ये सब क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन है। उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो स्टिपुलेशन। उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? बोलो स्टिपुलेशन। जब यही स्टिपुलेशन को कंडीशन बोलेंगे, अगर वो एसेंशियल हो जाता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, हम लोग लॉ एक बार नहीं पढ़ रहे, एक ही चीज 3 बार पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बोर्ड में पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको वापस वही चीज 50 बार रिपीट कराता हूं, आप गाली देते हो मेरे को, अलग बात है, फिर मैं मार्किंग करके पढ़ाता हूं ताकि आपका 3 बार पढ़ाई हो जाए। घर में जाके 15 मिनट पढ़ोगे, चैप्टर खत्म। डन है अच्छी तरह से? तो क्या बोले, बोलो जब कोई स्टिपुलेशन एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। और वही स्टिपुलेशन जब कोलैटरल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसको क्या बोलते हैं? वारंटी। और जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो बायर को क्या पावर दे देता है? कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट कर देने का। रेप्यूडेट का मतलब क्या होता है? बोलो कैंसिल कर देने का। डन है? लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी क्या क्लेम देता है? सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का। Am I clear with this? ये देखने में छोटा जरूर है लेकिन सारा कीवर्ड से भरा है। आपको अपने एग्जाम में कीवर्ड्स के आगे ही देखना पड़ेगा। ठीक है क्या? अगर आप कीवर्ड्स नहीं नोटिस करोगे तो प्रॉब्लम, लिखना पड़ेगा ये सब वर्ड्स। ठीक है, स्टिपुलेशन, एसेंशियल, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन है, वारंटी है, डिपेंड करता है हर केस में। हर केस में किसी के लिए कुछ स्टिपुलेशन रहता है, किसी के लिए कुछ वारंटी रहता है। वही माचिस का डब्बा किसी के लिए पूजा का पर्पस है और किसी के लिए सिगरेट पीने का, तो वो पर्पस होता है हर चीज का। समझ आ रहा है? तो उस पर डिपेंड करता है। अ स्टिपुलेशन में भी कंडीशन, दो कॉल वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। डन है क्या? अब देखो ये एग्जांपल पढ़ो, अपनापन सा लगेगा थोड़ा, स्पेशली तुम लोग को। शुभम ही है रे, सी लिखा है, ग्रामर मिस्टेक। 30 मार्क्स कैसे बचाने देख ले भाई। समझ आया क्या है? गया ये घोड़ा खरीदने सोनम के पास और बोला हमको शांत और एकदम नॉन वायलेंट घोड़ा दो, हॉस्टाइल ना, मतलब पगलाए ना। ठीक है, सोनम ऑफ हर ओन चॉइस एक घोड़ा ले बाहर से, स्टेबल से। स्टेबल मतलब जानता है ना, जहाँ घोड़ा रहता है, इतना अंग्रेजी आता है तो। और बोली आके, बाकायदा बोली कि घोड़ा शांत ले जा, आराम से चला, एकदम ऐसा चला कि एकदम मजा आ जाए तुमको। ठीक, वायलेंट हो गया, हॉस्पिटल में गया, ब्रोकन लिम्स, लिम्स मतलब समझा, हड्डी पसली सब टूट गया उसका। दस देयर इज बिन ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर सेट एग्जांपल में वो घोड़ा खुद ही चूज करता, हमको ले घोड़ा चाहिए, और तुम मुझसे पूछे शांत है ना, बोले हाँ, कोई अपना सामान को खराब बताता है? नहीं समझा? कोई अपना सामान को खराब बताता है, उसको बेचना है, वो बेचेगा। समझ आ रहा है? यही प्रॉब्लम के वजह से एक लॉ आया। देखो, सेलर जब सामान बेचता है तो ऐसा मान लिया जाता है वो अपना सामान को गलत नहीं बताएगा, अपना सामान को गलत नहीं बताएगा। तो लॉ बोला देखो, हमको पता है सेलर अपना सामान को गलत नहीं बताएगा, और अगर उसमें डिफेक्ट भी होगा तब भी वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो बिजनेस पॉलिसी उसको सामान बेच के दिखाना है।
तो बायर, तुम्हारे लिए हम एक लॉ ला रहे हैं, तुम्हारे लिए हम क्या ला रहे हैं बोलो, एक लॉ। उस लॉ का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। क्या नाम है बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। एक सेकंड दे दे मेरे को, एक सेकंड दे दे। एक डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का मतलब होता है कि बायर तुम बीवेयर रहो, लेट द बायर बी वेयर। तुम सावधान रहो भाई, सेलर को कोई ड्यूटी नहीं बनता, बाउंड भी नहीं है वो तुमको बोलने के लिए कि मेरा गुड्स डिफेक्टिव है। तुम खुद देखो, नहीं समझा? तुमको दिख रहा है एक आदमी प्याज बेच रहा है, आलू बेच रहा है, तुमको दिख रहा है सड़ा हुआ प्याज डाल रहा है, तुम कैसे, अरे निकालो इसको, ये क्यों दिया? यहाँ पे तुम क्या एक्ट किया? अवेयरनेस का, अवेयर रहा। तो कोई भी इंसान बाउंड नहीं है अपना गुड्स को डिफेक्टिव बोलने के लिए। अगर हमको पता है कि हमको कोई सब्जेक्ट नहीं आता पढ़ाने, वो हम थोड़ी ना बोलेंगे, समझ आ रहा है? हम तो पढ़ाएंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे मेरे को आता है, लेकिन ये आपका ड्यूटी बनता है जज करने की इसको आता है कि नहीं आता। उसी तरह से बायर, प्लीज तुम अवेयर रहो, प्लीज तुम अवेयर रहो। यही डॉक्ट्रिन यही बोलता है कि बायर तुम क्या रहो, अवेयर। तुम जब भी कोई सामान खरीदने जाओ क्या बोलता है, तुम जब भी कोई सामान खरीदने जाओ तुमको अवेयर रहना पड़ेगा। तुमको क्या रहना पड़ेगा बोलो, अवेयर रहना पड़ेगा। तुम अवेयर रहो, तुम अवेयर रहो, तुम सावधान रहो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट। ये जो बायर को अवेयर रहना है, दिस इज बेटा जनरल रूल। दिस इज व्हाट, जनरल रूल। नॉर्मली उसको अवेयर रहना है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शनल रूल है। एक्सेप्शनल रूल के केस में बायर को अवेयर रहने का नीड नहीं है। नॉर्मली उसको क्या रहना चाहिए, अवेयर। लेकिन कुछ केसेस में वो अवेयर नहीं भी रहा तब भी वो प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा है? अपने को यही पढ़ना है बेसिकली। पता है एग्जाम में जब केस स्टडी आता है ना, तो वो लोग डैश लोग क्या करता है, ऐसे ही कुछ करता है। हम तुमको बताते एक अच्छा सा एग्जांपल तुमको देते, ध्यान से सुनो। सपोज करो स्नेहा गई शॉपिंग के लिए, स्पेलिंग ठीक है भाई? ये गई किधर बोलो तो? तुम बोलती कि खाली हाँ सर करते रहती है पूरा सीजन में, बता तो। पूरा सीजन तेरा ये जो सीए फाउंडेशन है, हाँ ना, हाँ ना ना, और एक तो ये है बोलता रहता सारा दिन। तो देख शॉपिंग पे गई और तेरी पार्टनर भी वैसे ही मिली है देखो, बेटा अब इधर आओ, सुनो, हम पता नहीं कैसे सकेंगे तुम लोग सेंटर में, इधर आओ। शॉपिंग में गया, ये लोग क्या करने गया पता है? अगर तुम लोग रहा ना तो अपना जर्नी फाइनल तक है, ठीक है? हम तुम लोग को पटक पुटक देंगे अगर तुम लोग, हम बोले बेटा, बोलती कॉम्बिनेशन भेजे राजेश सर, मतलब एक से एक कॉम्बिनेशन है, एक एक जोड़ी बना रहे भेज रहे। सुनो अब दो और बाकी है, पता नहीं वो क्या निकलेगा। स्नेहा शॉपिंग पे गई, सपोज करो उसकी बहन का शादी है, तो वो ना क्लोथ पीस लेने गई। समझते हो क्लोथ पीस, कपड़ा जिसको वो डिजाइन करके अपना एक तो कपड़ा बनाएगी अपने लिए, ठीक है, शादी वादी के लिए। तो वो गई किसके पास, सेलर के पास, क्लोथ सेलर के पास, ठीक है। वो उसको बोलती है कि मेरे को एक ऐसा कपड़ा दीजिए जिसको हम स्टिच कर पाए, और अपना पर्पस बताती है कि मेरे को एक ऐसा कपड़ा दीजिए जिसको हम क्या कर पाए, स्टिच कर पाए। ये सेलर ना बहुत अलग अलग तरह का क्लोथ बेचता है, नहीं समझा? अलग अलग तरह का क्लोथ्स बेचता है, अलग अलग तरह का, कुछ भी सिल्क हो सकता है, पता नहीं कौन कौन सा जात का होता कपड़ा हो सकता है, नहीं कपड़ा का मटेरियल पूछ रहे, सिल्क, कॉटन, ठीक है, जूट, ये सब एक कपड़ा का एक तो तरीका होता है। तो ये ओपन बोली कि मेरे को ऐसा कपड़ा दीजिए जो आसानी से क्या हो जाए, स्टिच हो जाए। समझ आया? आसानी से स्टिच हो जाए और मेरे को वो जल्दी स्टिच करके अपने शादी में पहनना है, ठीक है। ये पूरा एकदम बताइए उसको पूरा पर्पस, और ये तक बोली कि देखो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, हम आप पे ऊपर भरोसा करा, वही कपड़ा दे दो। तो बोला ठीक है ये कपड़ा है,
तो ये अपना पर्पस बता दी थी, अपना पर्पस बता दी थी ना, जो स्टिच हो जाए आसानी से, नहीं समझा, जो स्टिच हो जाए आसानी से। अब ये कपड़ा है, वो स्नेहा से पूछा कितना चाहिए, वो बोली मेरे को जितना 10 मीटर दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 10 मीटर। कपड़ा कभी अलग अलग नहीं आता, एक पूरा रोल हुआ हुआ रहता है, जिसको जितना जरूरत होता है उसको क्या करता है, वो कट करके दे देता है। 10 मीटर दे दिया इसको। अब ये बहन गई अपने टेलर के पास और ये कपड़ा दिए, बोले ये लीजिए, इसको स्टिच कर दीजिए। वो बोलता है ये कपड़ा में स्टिच नहीं होगा, फट जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये फट जाएगा और ये स्टिच नहीं हो पाएगा। आप ले जाइए इसको वापस दुकानदार के पास और एक्सचेंज करके लाइए। स्नेहा गई फिर से दुकानदार के पास, तेरे को बोला थे मेरे को ये कपड़ा चाहिए, मेरे को रिटर्न दे। दुकानदार बोलता पागल मत बनिए, हम ये पीस आपके अनुसार कट कर चुके हैं, अब हम इसको लेके वापस से बेच नहीं सकते। स्नेहा बोलते रुक, तेरे को बताते तेरे को, रुक। वो बोलती हम तेरे को बताते, सेलर बोलते हम बताते, तेरे को बीवेयर रहना चाहिए था। हम भी लॉ पढ़े अश्विन सर से, लेट द बायर बीवेयर, तभी तो धंधा कर रहे हैं बेचने का। समझ आ रहे? बोलते हम भी पढ़े, रुक ना, तुम जनरल रूल पढ़ा है तो हम और स्पेशल पढ़े हैं, एक्सेप्शनल रूल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्शनल रूल, कि कब स्नेहा को प्रोटेक्शन मिलेगा। तुम्हारा आत्मा क्या बोल रहा है, स्नेहा को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर सेलर हो तो, तुम लोग अगर सेलर हो तो नहीं मिलना चाहिए। सेलर का भी समझो, 10 मीटर कपड़ा काट दिया है, कौन खरीदेगा अब 10 मीटर? सबका साइज अलग अलग है। स्नेहा को 10 लग रहा है, मेरे को 40 लग सकता है, ठीक है, अब उसको 8, ठीक है, ओ भाई को 15, सबका अलग अलग साइज, अब सब अलग अलग थोड़े, अब कपड़ा को जोड़ नहीं सकते, नहीं समझा? तुम 10 मीटर का कपड़ा और 5 मीटर का कपड़ा जोड़ के नहीं कर सकता, उसी कपड़ा में डिजाइन करके एक पर्टिकुलर क्लोथ बनता है, ठीक है। अब सुनो, गए दोनों। अब हम तुमको बता रहे कौन सा डॉक्ट्रिन बोले, तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर। थोड़ा सा पेज नंबर 76 में देखना, तुम लोग का नीचे पेज नंबर 76 होगा बेटा, है ना, उसमें नीचे देखो क्या लिखा है, केविएट एम्पटर। पहले बताओ तो मेरा बच्चा लोग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 16। मैंने इसमें तुमको 3 ही सेक्शन याद करवाया, एक सेक्शन 4, एक सेक्शन 12 और एक सेक्शन 16। डील किससे करता है बोलो? केविएट एम्पटर से। किससे डील करता है बोलो? केविएट एम्पटर से। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर मींस बायर बी वेयर। ये डॉक्ट्रिन बायर को बोलता है कि तुम अपना इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करो जब तुम कोई सामान खरीद रहे हो। जब तुम कोई सामान खरीद रहे हो तुम उसमें क्या रहो? अवेयर रहो। हम एक लैंड खरीद रहे, प्रॉपर्टी, अवेयर रहना जरूरी है ना, ये लैंड किसी और का तो नहीं, जो बेच रहा है उसकी का है ना, ये सब क्या अवेयरनेस है, ठीक है। ये सारा गुड्स है, मूवेबल गुड्स नहीं है। और सेल्स ऑफ गुड्स में कौन सा कवर्ड होता है? मूवेबल। इमूवेबल कहां कवर्ड होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट ये डॉक्ट्रिन तो एप्लीकेबल फॉर ऑल बायर है ना। कभी भी हम तुमको ये बोले बायर मूवेबल वाला गुड्स का बायर बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? अब देखो, अब ये सब कुछ नहीं पढ़ना बेटा, कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सा बात याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर मींस लेट द बायर बी वेयर। तो बायर जब भी सामान खरीदे अवेयर रहे, ठीक है। अच्छा, ये वाला मेन है जो आपको पढ़ना है, एक्सेप्शन। समझ आ रहा है क्या पढ़ना है? बोलो, एक्सेप्शन। बोल रहे कब बायर को बीवेयर रहने का जरूरत नहीं है, कब बायर को बीवेयर रहने का जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम जो पॉइंट बता रहा वैसे याद रखेगा, ठीक है। नंबर 1, व्हेन बायर इन्फॉर्म्स द सेलर ऑफ हिज पर्पस ऑफ बाइंग द गुड्स। जब बायर सेलर को अपना पर्पस बता देता है खरीदने का, नहीं समझा, वो पूरा पर्पस बता देता है कि हम इस कारण से गुड्स खरीद रहे हैं और इस कारण के लिए हमको ऐसा गुड्स चाहिए। जब वो ऐसे बता देता है तो वो सेलर के जजमेंट पे रिलाई कर लेता है। मतलब अब सेलर जो भी देगा वही सही। स्नेहा जाकी यही कुछ कांड की, हमको एक ऐसा कपड़ा दो जो इजीली स्ट्रेचेबल हो जाए। ये क्या बता दी? अपना पर्पस।
कि मेरे को गुड्स ऐसा चाहिए जो क्या होना चाहिए, इजीली स्ट्रेच हो जाए, मतलब आराम से उसको स्टिच किया जा सके। डन है, ये अपना क्या बता दी, पर्पस, बस खत्म, उसको अब अवेयर रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पर्पस बता दिए मान लिया जाता है कि तुम सेलर के जजमेंट पे क्या कर रही हो, रिलाई कर रही हो, ट्रस्ट कर रही हो, वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। कोई कोई गुड्स का आपको आइडिया नहीं होता बेटा, आप जाते हो दुकान में जाके बोलते हो ये गुड्स अच्छा होगा तो 50 बार पूछते हो, जब तुमको आइडिया नहीं होता, अच्छा होगा तो, ठीक होगा तो, सही रहेगा तो नहीं पूछते हो। लेकिन जिसका आइडिया रहता हो, तुमको अगर डैश बना रहा है, तुम क्या बोलते, हमको सिखाएंगे, हम डेली लेते हैं। डन है क्या अच्छी तरह से। अच्छा, जैसे प्रतीक गया बबलू के पास, क्या खरीदने बेटा, साइकिल, नहीं समझा, क्या खरीदने, क्या बोलो, साइकिल। वो बबलू को बोला कि ये जो तुम साइकिल हमको चाहिए वो माउंटेन ट्रैकिंग के लिए चाहिए, और वो उसको एकदम, वो बंगाली साइकिल होता है ना बड़ा वाला, एकदम पैडल में टुकुर टुकुर चलता है, जो एकदम सिंपल पुराना वाला टाइप साइकिल, वो उसको थमा दिया, लेना चलाना इसको, जा माउंट एवरेस्ट में चढ़ा, इसको चढ़ाने गया, वो मिला नहीं, बाद में ऐसा जगह चढ़ा। डन है क्या। तो यहां पे वो क्या बता दिया था, पर्पस। बाईसाइकिल पर्पस नहीं है, बाईसाइकिल क्यों चाहिए, ट्रैकिंग के लिए, वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इसमें उसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। किसको अवेयर रहना है, सेलर, तुम्हारा गलती है, क्योंकि वो अपना पर्पस बता दिया। जब कोई इंसान अपना पर्पस बता देता है ना बेटा, और वो सेलर के जजमेंट पे पूरी तरह से रिलाई करता है, तो उसमें उसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है क्या बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है, when buyer informs the purpose to the seller। डन है क्या अच्छी तरह से। नेक्स्ट, अब सिर्फ हेडिंग, ओनली हेडिंग, यहां लिख लो, ओनली हेडिंग। तुम लोग को समझ आ रहा है ना अच्छी तरह से, ओनली क्या बोलो, हेडिंग। दूसरा, बायर गुड को खरीदता है ब्रांड नेम में, तुम बोलते हो ना ब्रांडेड है, ब्रांडेड इज ब्रांडेड गुड्स। ब्रांडेड का मतलब क्या होता है बे, पूरा प्योर क्वालिटी, उसमें तुमको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। तुम वही चोर बाजार से खरीदने जा सामान, तुम 50 बार देखते हो, ठीक है तो ठग तो नहीं रहा, लेकिन वही ब्रांडेड शॉप में घुसता है, एकदम ट्रस्ट करके लेट जाता है। अब सपोज करो तुमको हम बोल दिए जाओ एडिडास से एक जूता ले आओ, कितना, कोई टेंशन नहीं, तेरे को कोई टेंशन नहीं लगता, ब्रांड है, अच्छा ही होगा, है कि नहीं, कुछ नहीं पूछता तक नहीं, साइज हो, हाँ ये दे दो, दौड़ पाएंगे तो हाँ दे दो। लेकिन वही चोर बाजार में जूता बिकता है, जो फर्स्ट कॉपी जो बोलता है एडिडास का, पूरा फटा हुआ देख रहा है, पूरा देख रहा था बकायदा, है कि नहीं। डन है क्या। तुम ही लोग जानो भानु। गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। बायर बकायदा आके गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया, स्नेहा बकायदा आगे बोल दी कि फोन का कवर चाहिए जिसमें बारबी लगा हो, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो ऑटोमेटिकली इसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है, सेलर का ड्यूटी बनता उसके डिस्क्रिप्शन पे मैच करे। डन है क्या, ओके। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, सर ये क्या डेंजरस वर्ड है, मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी का मतलब जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन उसको खरीदे और देखने से, प्राइमा फेसी देखने से वो गुड क्वालिटी लगे भी। एक जूता खरीदने को नीचे सोली उड़ा हुआ है, बस ऊपर से कवर रहेगा, नीचे पूरा खाली पैर ही रहेगा तुम्हारा, नहीं समझा, ऊपर कवर नीचे खाली, तुम लेगा तो तुम पिया हुआ है, वो पिया हुआ नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे, ओके। सेल बाय सैंपल, कभी कभी हम लोग सैंपल दे देते, स्नेहा गई, ये फोन कवर बोली, ये फोन कवर ऐसा ही चाहिए, एकदम सेम ऐसे ही, ये क्या हो गया, सैंपल। तो जब गुड्स का वो सैंपल दे दी तो गुड्स कैसा होना चाहिए, सैंपल जैसा, उसमें उसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी जब टेलर के पास जाती है ना टेलरिंग के लिए, तो अपना ओल्ड क्लोथ्स ले जाती है और न्यू जो बनेगा उसका पूरा मैच में होना चाहिए, क्या हुआ, सैंपल। डन है। या दोनों दे देते, दोनों दे देते, सेल बाई डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। स्नेहा बोली यही कवर डॉट चाहिए, बस खाली यहां बार भी लगा दीजिएगा, तो क्या दी, सैंपल भी दी, डिस्क्रिप्शन भी दी। ये समझा पा रहे हैं ना। यूसेज ऑफ ट्रेड कट कर दीजिए, मैं आपको समझाता हूं क्यों। और लास्ट वाला था फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। सेलर फ्रॉड करने के मूड में है, पूरा फ्रॉड करने के मूड में, तो उसमें फिर तो आपका अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। वो फ्रॉड कर रहा है तो उसमें आप कैसे अवेयर रहिएगा, झूठ बोल रहे हैं, कपड़ा दिखा रहा है, कपड़ा का ओनर ही वो खुद नहीं है
तो क्या है, फ्रॉड है ना, उसमें आपको कैसे अवेयर रहना है। या सेलर, तुम गई सेलर के पास बोले कि मेरे को एक ऐसा फोन दीजिए जिसमें स्नेक गेम हो। सेलर को पता था इस फोन में स्नेक गेम है, लेकिन उसको ये नहीं पता था लास्ट दिन उसका स्टाफ स्नेक गेम डिलीट कर दिया है। समझ आया? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, था तो उसको नहीं पता। मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे ना कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे सुना सुनी बात या गलती से होता है, लेकिन फ्रॉड में तुम पूरा इंटेंशन के साथ धोखा करते हो, तो उस जगह में आपको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। डने की अच्छी तरह से पक्का। देखिए मेरे को मन था आपके साथ केस स्टडी करने का, लेकिन आप लोगों को लेट नहीं हो जाएगा ना? नहीं लेट हो जाएगा, खाओगे पियोगे भी तो बेहोश हो जाओगे रोड में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं।